नमस्कार बच्चों, मैं राजमणि तिवारी आप सभी का आज की कक्षा 10वीं की गणित की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। हमने इसके पहले जैसे कि बहुपद पढ़ा था। बहुपद में हमने आपको घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताए हुए थे। उसमें होते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद पढ़ाया था, फिर द्विघात बहुपद पढ़ाया था, द्विघात बहुपद पढ़ाया था। घात के आधार पर हमने उसे नाम दिए थे। बिल्कुल ऐसे ही होता है द्विघात समीकरण। बहुपद में एक ही पक्ष था, लेकिन समीकरण में क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं बराबर के, एक दाएं तरफ होगा एक बाएं तरफ। ऐसे ही तो इसमें हम क्या देखेंगे द्विघात समीकरण में। पहले आप इसकी परिभाषा को समझ लें, क्या होता है द्विघात समीकरण। तो आप यदि इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें परिभाषा को, क्योंकि एकदम स्पष्ट इसमें किताब में नहीं समझ में आएगी। आप लिखें ऐसा समीकरण जिसमें एक चर होता है तथा चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप लिखें, समीकरण का व्यापक रूप ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका व्यापक रूप है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में होता है। उसी के आगे लिखते जाएं, जहां a, b, c, a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के। इसमें कभी भी गुणांक जो लिखे हैं a, b, c, b तो 0 हो सकता है, c भी हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब हम आपको समझा दें, क्योंकि x वर्ग के गुणा में क्या लिखा है a। यदि a का मान ही 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। जैसे हो जाए यहाँ cx का वर्ग बराबर 0। यदि a का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद 0 हो गया। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 की रहेगी ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, रैखिक समीकरण बन जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए इसमें कभी भी जो x वर्ग के गुणा में जो अंक लिखा है वह 0 बस नहीं होगा। कोई भी संख्या हो सकती है पर यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, या परिभाषा में नोट कर लें। व्यापक रूप हमने इसका देखा क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 इसके रूप में होगा। इसमें एक ही चर होता है पूरे में, या तो पूरे में x लिखा जाएगा या इसी को हम y के रूप में भी लिख सकते हैं, ay का वर्ग प्लस b प्लस c बराबर 0। इसमें चर लेकिन एक ही इस्तेमाल होगा, या तो y या u या t या v किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। और यहाँ पर a b c जो है वो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम देखें अपने अध्याय में आगे प्रश्नावली निकालें आप लोग। अध्याय 4 गणित की किताब में, ये है आपकी गणित की किताब, इसमें आप देखें निकालें पहली प्रश्नावली, प्रश्नावली 4.1। देखिए प्रश्नावली 4.1 में यहाँ पर पहला सवाल है, पेज नंबर है इसका 82 पेज पर निकालना। पहला सवाल, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें अलग अलग उन्हें समीकरण के रूप दिए गए हैं, इनको पहले हमें कोष्टक हटा के हल करना है। फिर ये देखना है कि उसमें जो है सबसे बड़ी घात 2 की होना चाहिए और इस तरह का रूप होना चाहिए उसका, बराबर के उस तरफ नहीं रखेंगे आप, इनका पक्षांतर करके सभी पद को एक ही तरफ लिख देंगे। तो क्या बनाना है, इसे हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखिए अपन पहला सवाल ही देखें, जैसे इसका पहला सवाल दिया गया है, इसमें पहले का पहला हल करें, x धन a पूरे का वर्ग बराबर 2x ऋण 3। ये दिया गया है किताब में पहला प्रश्न। अब देखिए इसको, x धन a पूरे के ऊपर कोष्टक लगा है, तो पहले तो हम यहाँ पर साथ समीकरण लगाएंगे। कौन सी, a धन b कोष्टक के ऊपर वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ पर जहां भी a लिखा है उसके स्थान पर आपको x लिखना है, क्योंकि सवाल में उस स्थान पर x है।
जहाँ बी लिखा है उसकी जगह आपको लिखना है ए। तो ए की जगह पर लिखना है एक्स। आप चाहे तो ऐसे शॉर्ट की यहाँ पर इंगित कर लें तो आपसे गलतियां नहीं होगी। और बी की जगह पर क्या लिखना है आपको ए। अब यहाँ पर हमें ए का वर्ग लिखना है, माने क्या लिखेंगे यहाँ एक्स का वर्ग धन दो तो ये लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। ए के स्थान पर लिखना है एक्स और बी के स्थान पर क्या लिखना है आपको ए। धन बी का वर्ग यानी ए का वर्ग लगाना है बराबर। यहाँ भी आपको कोष्टक हटा देना है, जैसे कोष्टक यहाँ हटाया वैसे ही यहाँ भी हटा देंगे। तो 2 का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो हो गया 2 में x का गुणा 2x और धन और ऋण का चिन्ह होता है तो हमेशा ऋण का चिन्ह आता है गुणा में। धन और ऋण का गुणा होता है ऋण। 3 दूनी 6, इनका गुणा करते हैं 3 और 2 का गुणा कर दिए। अब यहाँ पर देखें x का वर्ग 2x में 1 का गुणा होगा तो 2x धन 1 का वर्ग होता है 1 बराबर 2x ऋण 6। अब यहाँ से सभी जो पद हैं उनका क्या करते हैं पक्षांतर, क्योंकि हमें यहाँ बराबर में व्यापक रूप के हिसाब से यहाँ शून्य लिखना है। यहाँ हो जाएगा x का वर्ग धन 2x धन 1। 2x का यहाँ से क्या कर देंगे आप पक्षांतर तो हो जाएंगे ऋण के 2x और यहाँ से ऋण 6 का भी पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर जब करते हैं तो ऋण की जो संख्या होती है वो दूसरे पक्ष में जाकर धन की हो जाती है। ये हो गया धन के 6 बराबर 0। अब यहाँ देखें क्या कोई पद ऐसा है जो समान है और चिन्ह अलग अलग है। तो यहाँ पर 2x भी लिखा है, यहाँ भी 2x पद कैसे है समान, चिन्ह इनके अलग अलग है, एक धन का है एक ऋण का। पहले x वर्ग वाला पद देखें क्या कोई और है, x वर्ग वाला कोई पद नहीं है, सिर्फ ये एक ही पद है तो इसको पहले लिखते हैं x का वर्ग। अब x वाले देखिए तो एक धन का एक ऋण का, तो ये दोनों पद कट जाएंगे। फिर संख्या वाले पद देखें तो एक यहाँ पर लिखा है धन के 6, ये है धन के 1, तो ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो 6 और 1 हो गए 7 बराबर 0। द्विघात समीकरण में हमें क्या देखना है, b का मान 0 हो सकता था, c का भी हो सकता था, लेकिन जो x वर्ग का गुणांक है वो नहीं होगा। यहाँ x वर्ग होना बहुत जरूरी है समीकरण में, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, चर की सबसे बड़ी घात होगी जरूर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा x का वर्ग धन 7 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 की है। जैसे हमने इसको द्विघात समीकरण में व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा था प्रश्न में क्या पूछा था, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आंसर की आप है भी डाल लें, क्योंकि यदि आप आंसर नहीं लिखते तो यहाँ पर आपके नंबर कटते हैं। तो आंसर जरूर लिखें हाँ यह द्विघात समीकरण है, ऐसा आप पूरा इसका उत्तर लिखेंगे। इसी तरह से पहले में आपको 8 सवाल दिए गए हैं, ये आपको सभी हल करना है। जो आपसे ना करे उससे आप हमसे पूछ सकते हैं। इन सवालों में क्या करना है, सबसे पहले जैसे इसमें हमने कोष्टक खोला, वैसे ही आपको कोष्टक खोल के यदि केवल संख्या है तो उसका कोष्टक के अंदर गुणा कर दें। 2 कोष्टक दिए हैं तो उनका आपस में गुणा कर दें। और यदि यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है या 3 की घात लगी है तो सर्व समीकरण लगाकर ये कोष्टक आप खोल सकते हैं। कोष्टक खोलने के बाद जो इसमें जो हल करने का पद है यदि गुणा करने का है तो उन्हें गुणा कर ले, फिर दूसरे पक्ष में जितनी संख्याएं लिखी है उनका पक्षांतर कर दे, और यदि समान पद है तो वो कट जाएंगे या समान चिन्ह है तो वो जुड़ जाएंगे। इनको हल करने के बाद आपको x वर्ग के रूप में पूरा समीकरण मिलेगा, लेकिन x वर्ग और होना बहुत जरूरी है, तब वो होगा आपका द्विघात समीकरण। इस तरह से आप इन्हें हल कर देंगे। अब देखिए इसका हम दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में लिखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए किताब में पेज नंबर 82 पर प्रश्नावली लिखी है 4.1। इसका है दूसरा प्रश्न। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो प्रश्न दिया गया है, ये जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, जो वर्ती सवाल दिया गया है, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीखना है। कि हमें ऐसे सवाल यदि आते हैं तो पहले तो समीकरण बनाए हम, जब समीकरण हमारा बन जाएगा तो फिर उसे हल करने की और विधियां हैं, फिर उसे हम हल करना सीखेंगे। पहले क्या सीखना है हमें, समीकरण किस तरीके से बना पाए। देखो इसमें क्योंकि सवाल में लिखा है, जो भी आप इसमें हल करते हैं तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते जाएं। प्रश्न में जो कहा गया है वार्ती सवालों में, अभी आपके लिए कक्षा 9वीं में 10वीं में वार्ती सवाल यदि आते हैं ये वाले, तो उन्हें एक एक शब्द से क्रमशः पढ़ते जाएं। जो सवाल कह रहा है आपको वही करना है। यदि आपने उसी के अनुसार लिखा तो समीकरण बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। आप देखिए जैसे पहले प्रश्न है, उसने क्या कहा, ज्ञात क्या करना है हमें, लंबाई और चौड़ाई। तो जो ज्ञात करना है हम उसको मानांकी में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, इसमें 2 चर नहीं होंगे, इसमें कितना चर होना है, 1। माने या तो हम लंबाई को मान सकते हैं x या चौड़ाई को मान सकते हैं। फिर आपके साथ समस्या है कि लंबाई को x माने कि चौड़ाई को,
तो आप क्या देखेंगे इसमें, अब प्रश्न को पढ़ते हैं हम कि हम किसको मान सकते हैं एक, क्योंकि हमें दो में से किसी एक को मानना है। तो हमने प्रश्न पढ़ा, हमने क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर, वो तो ठीक है। अब लंबाई चौड़ाई के बीच में क्या कोई प्रश्न में संबंध है, तो उसे आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप यदि पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि हमें किसे x मानना है। दो नहीं है, दो पद ज्ञात करने हैं, पर मानना किसी एक को आपको x है। तो इसमें से क्या करेंगे, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। देखो लंबाई के मान में दिया गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का यदि हम दुगना कर दें और उसी में एक जोड़ दें, तो पहले हम क्या करें, चौड़ाई को x मान लेंगे, तो लंबाई तो अपने आप ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ माना कि में जब भी आप ऐसे सवाल हल करते हैं, एक बात हमेशा के लिए याद रखें, जो आपको ज्ञात करना है उसी में से आपको माना कि में लिखना है। अब ये आपका वो निर्भर करेगा क्या है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते तो हम एक को x एक को y मान लेते, ठीक है, क्योंकि उसमें दो चर थे। लेकिन इस वाले अध्याय में क्या है, एक चर होता है इसमें द्विघात समीकरण, तो दो में से किसी एक को मानना है। ये भी क्लियर हो गया आपका। दो चर वाले में दोनों मान सकते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण में एक को मानना है, ठीक है। अब जब हमें एक को मानना है तो अब किसको माने, लंबाई और चौड़ाई में से। तब हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न में कहा है चौड़ाई को दुगना करो उसमें एक जोड़, माने हमें किसको मानना है, चौड़ाई को। ये स्पष्ट हो गया। तो इसमें लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की, प्रश्न में से ही आप लिखें तो गलतियां भी नहीं होती है और सही आप लिख भी पाएंगे। आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हमने मान लिया, चौड़ाई कितनी है, x। सवाल में ही कहा है कि इसकी इकाई है मीटर में, तो आप चाहे x लिखते हैं या संख्याएं लिखते हैं, जब भी आप कोई ऐसा माप लिखते हैं तो उसके साथ उसकी इकाई जरूर लिखें। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, x मीटर। सवाल में कहा था कि लंबाई चौड़ाई को मीटर में लिखें, इसलिए मीटर लिख दिया। अब चौड़ाई को हमने मान लिया तो लंबाई तो हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगी। आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई बराबर, अब सवाल को पढ़ते हैं कि लंबाई क्या है। लंबाई के लिए वो कह रहे हैं चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। चौड़ाई तो हमें पता ही है क्या है, उसका हम दुगना करके एक जोड़ देंगे। क्या है आपकी चौड़ाई x, उसका क्या कर दें, दुगना। दुगना माने दो का गुणा, दो के गुणा को ही क्या कहते हैं, दुगना। तो हमने इसका दो का गुणा कर दिया, दो का गुणा हुआ तो हो गया 2x। अब उसमें क्या करना है, एक अधिक, अधिक मतलब होता है आपका जोड़ना। और जब भी उसमें लिखा है कि कम से कम, जब कम लिखा है माने आपको घटाना है, और यदि से अधिक लिखा है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। ये आपकी आ गई लंबाई। इसको भी काय में लिखना है आपको, मीटर में, ठीक। अब सिर्फ आपको सवाल में समीकरण बनाना है, इसका पूरा हल नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि द्विघात समीकरण मत बनाइए। अब समीकरण बनाने के लिए अब इसमें और क्या लिंक दिया, सवाल ही सब बताता है, आप सिर्फ उसे ध्यान से पढ़ें। सवाल कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब भूखंड कैसा है, आयताकार, मतलब आयत के क्षेत्रफल का इसमें सूत्र लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है आयत में। तो यहाँ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल तो आपको सवाल में ही दिया है, क्या दिया है, 528 वर्ग मीटर। तो इसका मान हमें दिया है, वो हम यही लिख दें 528 बराबर लंबाई का मान हमने अभी लिखा था, कितना था आपका 2x और धन का 1। चौड़ाई भी आपने माना कि में लिखी थी, चौड़ाई कितनी है आपकी x, ठीक। अब इसके कोष्टक को हम खोल दे, तभी हमने भी सीखा कोष्टक खोल के हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले कोष्टक खोलेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो 528 बराबर x का इसके अंदर गुणा कर दें तो हो जाएगा 2x का वर्ग, फिर x का 1 में गुणा करेंगे तो x एकम x, ठीक है। अब इसका हम क्या कर दें, पक्षांतर। तो हमने यहाँ पर लिखा 528 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो गया 2x का वर्ग धन के x ऋण के 528 बराबर में शून्य। इसको अब हम इस तरीके से स्पष्ट लिखते हैं, 2x का वर्ग धन x ऋण 528 बराबर शून्य। क्या बन गया आपका, देखो यहाँ पर एक ही चर है x, सबसे बड़ी घात है 2 की, तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण।
आपको प्रश्न में द्विघात समीकरण बनाना सीखना है, क्योंकि जब आप सवाल से समीकरण बना पाएंगे तब उस समीकरण को हल करके आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें समीकरण बनाना सीखना है। एक और प्रश्न इसका देखें, क्योंकि ये इसमें हम जो प्रश्न आपको बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो आप बार बार हल करें और उन्हें अपनी कॉपी में भी नोट करना है आपके। पर देखिए इसी में किताब में उसी के नीचे लिखा है अगला प्रश्न, जो कि पहला और दूसरा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा का पहला और दूसरा ये जो हम आपको करवा रहे हैं। दूसरा देखें आप, इसमें लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक तो आप जानते ही हैं, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं जो होती है ये हमारी पूर्णांक में शून्य भी शामिल होता है और ऋण की संख्याएं भी शामिल होती है। तो ये लेकिन कैसी है, आपको ऋण की संख्याएं नहीं लेना, उसमें स्पष्ट लिखा है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि हम गिनती देखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्या होता है क्रमागत। प्रश्न में एक शब्द आया है, आप एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सवाल बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। उसी में देखो पहला एक शब्द लिखा है 2, फिर लिखा है क्रमागत, फिर लिखा है धनात्मक, फिर लिखा है पूर्णांक। क्रमागत माने क्रम से आने वाली, जैसे 1 के बाद 2, 11 के बाद 12, 16 के बाद 17, 25 के बाद 26, क्रम से ही आएंगी वो संख्याएं। ये तो स्पष्ट ही हो गया। तो दो संख्या होंगी जो कि क्रम से आएंगी, धनात्मक होंगी, ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। ठीक, अब जब हम क्रम से संख्याएं देखते हैं तो पहली वाली संख्या से जो आगे की जो संख्या है वो एक ज्यादा होती है। हमने जब एक में एक और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2, जब इसमें हम एक और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3, फिर 3 में जब आप एक और जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4। मतलब अगली संख्या तक पहुंचने के लिए, क्रम से जो अगली संख्या पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, उसमें एक जोड़ देना है। फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो फिर से हमें मिलेगा 5, फिर एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 6। अगली संख्या पर पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार एक को जोड़ते जा रहे हैं, तो क्रम अगली संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही अब हमारे पास फिर वही समस्या थी कि हमारे दो पूर्णांक ज्ञात करने थे, चर एक ही है, तो यहाँ समीकरण में क्या था, एक ही चर है। ठीक, एक चर है और आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो किसको x मान ले, तो हम क्या करते हैं, दो में से किसी एक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसको मिटा दें, इसको हमने मान लिया x। फिर वो जो ज्ञात करना होता है, इस बात को तो आप याद ही कर लें, जो हमें ज्ञात करना है उसे मानाकी में लिखना है, जो ज्ञात करना है वो मानाकी में लिखें आप। तो अपन ने मानाकी में क्या लिखा, मानाकी क्या लिखा, दो पूर्णांक ज्ञात करने हैं, एक को मानना है, मानाकी लिखेंगे माना प्रथम पूर्णांक बराबर x मान लिया हमने, संख्या है इसलिए कोई इकाई नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहले पूर्णांक को हमने क्या मान लिया x। अब जो दूसरा है वो कैसा है, क्रमागत है, माने इसके क्रम के तुरंत बाद ही आएगा। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्रमागत प्रथम, इस बात को थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लें, प्रथम के साथ धनात्मक भी लिख दें, प्रथम धनात्मक पूर्णांक कर देते, क्योंकि सवाल में धनात्मक आया था इसलिए। अब इसे लिखेंगे दूसरा क्रमागत, क्रमागत तो है और कैसा है, धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला x, अगले पे जाने के लिए क्या करना है, आपको एक जोड़ देना है। ये यदि x है फिर अगले पे जाना है तो एक जोड़ देना है, जो भी संख्या है अगले पे जाने के लिए आपको क्या करना है, एक को जोड़ देना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यदि हमारी पहली x है, हमें क्रम से दूसरे पर पहुंचना है, तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। लो, अब हमारी दोनों संख्याएं हमने मानाकी में लिख ली। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब इसके आगे पहुंचना है, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा सवाल को। देखें सवाल में लिखा है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, इनको यदि हम गुणा करते हैं, सवाल कह रहा है इनको गुणा कर दोगे तो 306 आ जाएगा, तो हम वही करते हैं गुणा। यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है हम उसी के अनुसार जब करते हैं तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार करें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे दोनों का गुणा, x का गुणा किसमें करना है, x ना 1 में। ये पहला धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा, दोनों का यदि गुणा करोगे तो देखिए जरा प्रश्न क्या कह रहा है, कितना आता है 306। ये लिख दिया हमने 306। अब क्या करना है, द्विघात बनाने के लिए कोष्टक को खोलकर इसका गुणा करेंगे। x में x का गुणा x का वर्ग,
x में 1 का गुणा किया तो x हो गया, बराबर में 306। ठीक, हमें क्या करना है, इसका पक्षांतर, तो x का वर्ग धन x, 306 का किया पक्षांतर तो कितना हो गया, ऋण के धन के थे, ऋण के होगा 306 बराबर में 0। ये है आपका द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें एक चर है और उसकी सबसे बड़ी घात है 2 की। बन जाएंगे अब आपसे समीकरण बनाते। जब हम समीकरण बनाना सीख लेते हैं तो हम इसे फिर क्या करते हैं, हल करना सीखेंगे कि इसको हल कैसे किया जाए। तो हम अगली प्रश्नावली पर पहुंचेंगे। अब आपके लिए है इसको हल करने की गुणनखंड विधि। इसमें आपको इस अध्याय में नोट कर ले पहले आप कि कौन कौन सी विधियां हैं द्विघात समीकरण को हल करने की। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां, पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है आपकी करने की विधियां। पहली विधि लिखें आप, पहली विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में भी हम पहले भी गुणनखंड विधि का प्रयोग कर चुके हैं। तो दूसरी है आपके लिए सूत्र विधि, हम क्रमशः इन विधियों को पढ़ेंगे। और इसके बाद आती है तीसरी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ये विधियां भी आपने नहीं पढ़ी है, इसे हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पहले गुणनखंड विधि, फिर सूत्र विधि, फिर पूर्ण वर्ग विधि। तो पहले हम सवालों को हल करने के लिए पहली विधि का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि का। इसमें आपके लिए किताब में एक उदाहरण दिया गया, उदाहरण 4, जो कि पेज नंबर 83 पर है। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें, आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद अब आप आ जाए प्रश्नावली 4.2 पर। प्रश्नावली 4.2 में पहला सवाल, इसमें लिखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, हम तो कह रहे थे कि मान निकालना सीखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, मूल। तो मूल क्या होते हैं इसलिए आप समझ लें क्या होते हैं मूल। जब हमने आपको बहुपद पढ़ाया था उसमें भी बताया था, उसमें था शून्यक शब्द आया था बहुपद में। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो उसमें हम क्या निकालते थे, x के मान, चर के जो मान थे उन्हें ही हमने क्या कह दिया था, शून्यक। बिल्कुल ऐसा ही आपको समीकरण में भी है। हम आपको इसको बहुपद से बार बार रिलेट करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जब परीक्षा में प्रश्न बहुपद और समीकरण के आते हैं तो बच्चे उसमें गलतियां कर देते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या है। तो आपको स्पष्ट बता दें, बहुपद में जो x के मान होते हैं उन्हें हम शून्यक कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में जब आप x के मान निकालते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मूल। समीकरण के मानों को मूल कहते हैं और जो बहुपद के मान निकलते हैं, याद वही करना है, विधि वही है, हल आपको वैसे ही करना है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्पष्ट कर दिया इसके लिए। ठीक है, अब सवाल कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, उसमें ये नहीं लिखा कि x के मान निकालिए। तो मूल क्या होते हैं, जो आप x के मान निकालेंगे वही इसके मूल है। तो पहले हम इनके x के मान निकालें गुणनखंड विधि से। x के जो भी मान आएंगे वो हम आंसर में क्या लिख देंगे, मूल। अब मूल कितने निकलेंगे द्विघात समीकरण के, जैसे हमने आपको बताया था बहुपद 1 घात का है तो 1 उसका शून्यक होगा, 2 घात का है तो 2 होंगे, 3 घात का है तो 3, 4 घात का है तो 4। अब ऐसे ही बिल्कुल समीकरण में भी होता है। यदि आपका रैखिक समीकरण है तो उसमें क्योंकि घात 1 की होती है तो x का एक ही मान निकलेगा। द्विघात समीकरण है तो उसमें दो घात लगी है इसलिए x के 2 मान निकलेंगे। यदि 3 घात का समीकरण होता तो उसमें x की 3 घात लगी थी इसलिए 3। ये कौन सा है, यह है द्विघात समीकरण। घात कितने की लगी, 2 की। जब 2 की घात लगी होगी तो x के मान की कितने निकलेंगे, तो माने आपको x के मान यानी कि मूल, तो मूल कितने निकलेंगे इसके, 2 मूल ज्ञात होंगे आपको। ठीक है, अब हम सवाल हल करना देखिए। पहला प्रश्न, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। पहले का पहला इसको हल करना है, कौन सी विधि से हल करना है हमें, गुणनखंड विधि से। x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर x का मान। गुणनखंड विधि कल परसों भी पढ़ाई थी पिछली क्लास में, फिर से देखें क्या करते हैं इस विधि में। सबसे पहले तो जो x वर्ग का गुणा का अंक है, यहाँ यदि कुछ नहीं लिखा है तो आपको कितना लिख देना है, 1। बार बार बता रहे हैं, यदि x वर्ग के या x के गुणा में कोई भी अंक नहीं लिखा है तो आप वहां पर 1 लिखते हैं, गुणांक 1 हो सकता है। अब क्या करना है, पहला स्टेप
आगे जो भी यहाँ पर संख्या लिखी है उसका अंतिम वाले अचर वाले पद में जो x वर्ग का गुणांक है उसका अंतिम अचर पद में गुणा कर देना है। इसका इसमें क्या करना है आपको गुणा। 10 में 1 का गुणा करें, कितना होगा 10 में 1 का गुणा 10। अब हमें एक संख्या मिल गई, कौन सी 10, ठीक है। अब बीच वाले पद को देखें, पहले हमने गुणा करके यहाँ लिख दिया, अब बीच वाली संख्या को हमने देखा, बीच में क्या लिखा है 3, धन का ऋण का 3 है, आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ संख्या देखनी है कितनी लिखी है 3, तो यहाँ 3 लिखा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए, यदि उनका गुणा करते हैं तो 10 आ जाए और यदि उनको जोड़ते या घटाते हैं तो 3 आ जाए। अब हमारे पास दो संख्या है, एक तो 10 है, दूसरी है 3। जोड़ने घटाने पे 3 चाहिए तो गुणा करने पे कितना चाहिए है 10। अब हम पहाड़े में देखें, किसकी टेबल पढ़े हम की 10 आ जाए, तो 2 की टेबल हमने पढ़ी 5 बार तो कितना आ गया 10, है ना, कितना आ गया 10। तो गुणा करने पे 10 मिला, क्या इनको जोड़ने घटाने पे 3 मिल रहा, इसको भी हम चेक कर ले तुरंत। तो क्या हम 5 में से 2 घटा दें तो कितना हो जाता है 3, मिल गया आपको। ये तो हमें पहले ही टेबल पढ़ने में मिल गया, पहले ही पहाड़े में क्या मिल गया हमें, यदि गुणा कर रहे हैं तो 10 आ रहा है और 5 में से 2 घटा रहे हैं तो 3, तो हमारी दोनों संख्याएं जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम यहाँ पर लिखें, लिखते समय आपको क्या करना है, एक x का वर्ग, इसको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा ही लिख दें, दिया जो चिन्ह था वो चिन्ह लगा दें। आपको सिर्फ 3 को बदलना है तो 3 की जगह पर कोष्टक लगा दें, यहाँ x लिखें, यहाँ ऋण के 10 बराबर में 0, ये आप रफ में कर लें तो आपको सहूलियत होगी। यहाँ पर हमें बदलना किसको है, सिर्फ 3 को बदलना है, किसी को नहीं बदलना, ना कोई संख्या ना कोई चिन्ह, कुछ नहीं बदलना, सिर्फ बीच वाले पद को बदलना है। ये बदला कैसे जाएगा, पहले का गुणा किया पीछे वाले में, जो संख्या आई हमने टेबल में देखा किसके में आती है, तो हमने टेबल में देखा कि 2 के पहाड़े में आता है 5 बार में 10, 2 की टेबल में 5 टाइम्स में 10 आता है, ठीक है। तो संख्या तो मिल गई। अब इनको जोड़ने घटाने पर चाहे जोड़ दें इन दोनों को तो 3 आ जाए, चाहे घटा दें 2 आ जाए, तो हमने देखा कि घटाने पे हमें क्या मिल गया 3, तो ये दोनों संख्याएं हो गई यहाँ पर। अब इसके आगे हल क्या करना है, यहाँ किस कैसे आया था 3, 5 में से 2 घटाए तो हमें आया था 3, हमने यहाँ पर 5 में से 2 घटा दिए 3 लिख दिया, क्योंकि जैसे घटा दो 2 पर पहुंच जाओगे। अब इसको हम कोष्टक खोल के आगे हल कर, तो x का वर्ग ऋण, ये ऋण चिन्ह का भी कोष्टक में गुणा होगा और इस x का भी कोष्टक में गुणा होगा, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो कोष्टक के बाहर लिखे हैं, तो चिन्ह का भी आप गुणा करते जाएं और x का भी करते जाएं। तो चिन्ह 5 में x का गुणा किया तो 5x हो गया। अब हम इस चिन्ह का गुणा करेंगे, तो ऋण और ऋण का गुणा क्या बताया था, समान चिन्ह का गुणा धन होता है और अलग अलग चिन्ह का यदि गुणा करते हैं तो ऋण आता है, तो समान चिन्ह हो गया धन, 2 में x का गुणा हो गया 2x, ऋण 10 बराबर में 0। पहले हमारे पास 3 पद थे, जब हमने इनको हल किया तो पद हो गए 4, तो 2 पद की जोड़ी बना दी। पद कैसे बताए थे, धन और ऋण के जो चिन्ह है वह पद को अलग अलग करते हैं, तो हमने यहाँ ऋण के पहला पद ये हुआ, ऋण लग गया माने अब अगला पद, फिर धन लग गया फिर अगला पद है, फिर ऋण लग गया फिर अगला पद है। धन ऋण के चिन्ह जो है वह इनको अलग अलग बनाती है, यदि ये हट जाएंगे तो सब गुणा में हो जाएंगे और एक ही पद बन जाएगा। अब 2 पद हो गए, इनका हमने इनमें से क्या करना है, 2 पद की जोड़े बना दिए, इनमें से निकालना है उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन निकालना है। कॉमन यानी जो दोनों में एक जैसा हो। तो दोनों पद में आप देखें कि एक सा क्या है, दोनों में x लिखा है तो x एक जैसा है, इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ x का वर्ग माने कितने x थे, x गुणित x 2x थे, एक बाहर निकल गया तो बचेगा 1x, तो यहाँ लिख दिया x। एक x जो था ये तो बाहर चला गया, तो यहाँ कितने दिख रहा है 5, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 5, चिन्ह ज्यों का त्यों ऋण का ही लगेगा, ठीक निकल बन जाएगा। आपसे उभयनिष्ठ लेते, दोनों में x था, x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बचा, ये ऋण का चिन्ह, ये 5 x तो बाहर चला गया। अब आगे बढ़ जाए हमने आपको इसके पहले भी गुणनखंड विधि में यही बताया है कि जो यहाँ चिन्ह लगा है आपको वही चिन्ह यहाँ लिखना है, धन है तो धन, ऋण है तो ऋण, यहाँ धन है इसलिए हमने धन लगा दिया, ठीक है। अब दोनों में देखें एक जैसा क्या है, तो क्योंकि 2 का भाग 10 में जाता है, चला जाता है पूरी बात, यानी 2 इसका गुणनखंड है तो 2 इसमें से कॉमन निकल आएगा। एक तो ये तरीका है आपको सीखने का, 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा x, ये अब यहाँ ऋण का चिन्ह कॉमन लेते तो फिर यहाँ फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ धन का चिन्ह बाहर है इसलिए आपको ऋण ज्यों का त्यों लगा देना है। 2 का भाग दिया 10 में कितने बार गया 5 बार, बराबर 0। तो ये तरीका है कॉमन निकालने का।
गलती सिर्फ बच्चों से यहाँ ही होती है। इसके लिए हम यहाँ पर एक और तरीका आपको बताएं। क्या करें, आप धन का चिन्ह लगा दिया, कोष्टक बनाया, जो यहाँ लिखा है आप वो बिल्कुल यहाँ लिख दें, x ऋण 5 लिख दिया। अब देखें इसमें से कि सिर्फ x ऋण 5 यहाँ है, तो इनमें से बाहर क्या निकाल दें, ये x तो यहाँ लिख दिया, तो यहाँ क्या बचा, 2, तो बाहर आ जाएगा। ऋण का चिन्ह तो यहाँ है और यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 5 है, मतलब हमने जो 5 कैसे बचे, 10 में काय का भाग दे दें, तो किसका भाग दिया, 2 का, तो 2 यहाँ से भी निकल रहा है, तो यहाँ से भी निकल रहा है, तो 2 लिख दें। अब इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी करना है, तो क्या करना है आपको, जो संख्या लिखी हो और जो चिन्ह लगा हो उसको यहाँ लिख दें, और जो यहाँ कोष्टक है उसको यहाँ लिख दें, सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसका गुणनफल निकाल सकते हैं। पहले हमने बताया कि आप पहले दोनों में कॉमन देखें, यहाँ 2 था, 2 का भाग 10 में भी जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ 2 कॉमन लिया। इसका समझ में आपको ठीक है, नहीं आता है तो क्या करना है, जो कोष्टक यहाँ है तो कोष्टक में यहाँ पहले से ही लिख दें, फिर देखते हैं आप कि इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है इतना बचने के लिए। यहाँ 2 निकल रहा था, 2 का भाग 10 में जा रहा था, ऐसा भी सही है। नहीं आता है तो पहले से ही चिन्ह और संख्या यहाँ लिख दें और इस कोष्टक को यहाँ लिख दें, बन जाएगा आपसे गुणनफल। अब इसके आगे देखें, अब आपके सिर्फ ये 2 पद बचे, धन लगा है, एक पद आगे है, धन के पीछे दूसरा पद है। अब इन दोनों में से ही उभयनिष्ठ आपको फिर से निकालो, तो यहाँ है x ऋण 5 दोनों जगह लिखा है, तो 2 पद थे, इसमें से भी x ऋण 5 को कॉमन ले लिया, इसमें से भी ले लिया, तो यहाँ x ऋण 5 तो आ गया बाहर। तो अब यहाँ बचा क्या, ये तो बाहर चला गया, यहाँ अकेला बचा है x को यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ देखें x ऋण 5 तो चला गया, तो अब यहाँ कितने बचे, धन के 2, तो धन के 2 को यहाँ लिख दिया, बराबर में 0। x के आपको मान निकालने हैं, तो पहले गुणन जो यहाँ पे आया है गुणनखंड, ये पहला है, ये दूसरा। अब आपके 2 गुणांखंड बन गए, गुणा में लिखे हैं ये दोनों खंड, ये था आपका समीकरण, इसको आगे हल करते गए, गुणा के 2 खंड बन गए, तो इसमें पहले गुणनखंड के बराबर 0 लिखेंगे और दूसरे के भी 0 लिखेंगे, तो यहाँ x ऋण 5 बराबर 0 और x धन 2 बराबर 0। x का मान निकालना है, इसलिए उसका पक्षांतर नहीं करते, ये बताया था, जिसका मान निकालो उसका पक्षांतर नहीं करना है, और बाकी जितने भी चिन्ह है, संख्या है, सबका एक एक करके आप पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ हमने पक्षांतर किया, x को यहीं रखें बराबर, जब पक्षांतर करते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है, ऋण का धन, धन का ऋण, भाग का गुणा, गुणा का भाग, ऐसे आपके ये बदल जाते हैं। तो यहाँ ऋण का हो गया धन, ये आ गया x का एक मान। अब यहाँ देखें x बराबर, इसका पक्षांतर करोगे धन का था, तो ऋण का हो गया, दूसरा मान आ गया। आपको x के जो मान होते हैं वही आपके मूल हैं, तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर जरूर लिखें आप, मूल x बराबर 5 और x बराबर ऋण के 2, आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हमने आज सीखी गुणनखंड विधि। आप इस पर आधारित जो प्रश्नावली के सवाल है पहले के वो आप हल करें। कल हम आपको इसके आगे के और विभाग सवाल बताएंगे और हम देखेंगे सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। इसके बाद अगली क्लास में इसको हल करेंगे। धन्यवाद। चलो शुरू कैसे करेंगे?